गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द रिट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर रिट्स अवेलेबल हैं, तो आज हम वो सारी स्टडी करेंगे वन बाय वन। करते हैं फिर जल्दी से स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए आखिर ये रिट्स वर्ड होता क्या है, एक्चुअल में रिट्स का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है इस टॉपिक में, दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक उठाया है। नेक्स्ट, तो रिट्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, ये तो आप सभी को पता है। बट अभी हम जान लेते हैं व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द रिट्स, किन किन केसेस में रिट्स इश्यूज करी जाती है और कौन इन्हें इशू करता है। ठीक है। सो रिट्स का मैं आपको बेसिक मतलब बता देती हूँ। पीपीटी पढ़ने से पहले ही पता होना चाहिए कि क्या होता है कि रिट्स जो होती है वो एक तरह की कमांड होती है या फिर ऑर्डर होता है, जो कौन देता है, हमारे कोर्ट्स देते हैं। अब कौन से कोर्ट वो ऑर्डर इशू करते हैं वो हम लोग अभी पीपीटी की हेल्प से पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि कमांड होती है या फिर ऑर्डर होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है किसी चीज को करने के लिए और ना करने के लिए। ठीक है। टू डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। ठीक है। तो रिट का मेन पर्पस यही होता है। करते फिर पीपीटी से स्टार्ट करते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है, इट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। हमने इससे प्रीवियस क्लास में ही हमने ये जो हमारी जुडिशियरी वाली लेक्चर था उसी में कवर किया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैसे कैसे हायरार्की होती है कोर्ट्स की, वो सभी हमने डिस्कस की थी। अब अगर आपको नहीं भी पता है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी उस वीडियो का, यू कैन सी फ्रॉम दैट। ओके। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो होता है वो एपेक्स कोर्ट होता है, और हाईएस्ट कोर्ट जो सुप्रीम नेचर का कोर्ट होता है, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता। देन हमारा नेक्स्ट हाई कोर्ट होता है। ठीक है। तो दोनों ही कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रोवाइड कर रखी है और अथॉरिटीज ने भी प्रोवाइड कर रखी है। किस लिए प्रोवाइड कर रखी है? ताकि लोगों को जस्टिस, मेन काम क्या होता है कोर्ट्स का? टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल। ठीक है। तो आप जस्टिस कैसे प्रोवाइड करते हैं? अगर पावर्स देंगे तभी तो वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, अच्छे तरीके से न्यायपूर्वक डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। तो कोर्ट के पास, दोनों ही कोर्ट्स के पास पावर होती है। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी पावर होती है, बट इतनी पावर नहीं होती जितनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है। ठीक है। इनके पास हमारी पावर्स प्रोवाइडेड करी गई है ताकि लोगों को जस्टिस ये डिलीवर कर सके। ओके। देन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक और इम्पोर्टेंट पावर है जो है रिट इशू करने की। तो ये रिट्स इशू करने का काम किसका होता है? हाई कोर्ट कर सकता है और या फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये हमने पता लगा लिया कि रिट्स क्या होती है, एक तरह का ऑर्डर होता है या फिर कोई कमांड होती है। ठीक है। कौन इशू करता है? हमारे हाई कोर्ट इशू कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। ठीक है। we'll just highlight that particular point so that it will be remember। तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स को, हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स को। ठीक है। तो क्या करने के लिए करता है? मेन पर्पस क्या होता है इसका? जस्टिस डिलीवर करने के लिए, न्याय किया जा सके। ठीक है। तो ये पावर दी गई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस डिलीवर करने के लिए कि आप रिट्स इशू कर सकते हो। रिट्स बेसिकली क्या होता है, मतलब मैंने वैसे तो बता दिया, पीपीटी में भी पढ़ लेते हैं। इट इज अ कमांड। क्या होती है? कमांड होती है एक तरह की। कौन देता है कमांड? कोर्ट देते हैं। और कोर्ट आपको पता है दो कोर्ट देते हैं, कौन सा अभी मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इन हाई कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, हाई कोर्ट भी। तो एक तरह की कमांड होती है जो कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है। अब किसको की जाती है? टू अनदर पर्सन। या तो वो किसी पर्सन को कर सकता है या फिर किसी अथॉरिटी को वो कमांड दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। किसी भी इंडिविजुअल को भी रिट्स इशू करी जा सकती है, कमांड दिया जा सकता है, या फिर किसी अथॉरिटी है आपकी उसको भी इशू कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बाय विच, अब काम क्या होता है इसका? मेन पर्पस होता है उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को, किसको? जिसको हमने रिट्स इशू की है, जिसको हमने कमांड दी है कि वो क्या करे, या तो उस काम को करना, मतलब या तो वो कोई एक्ट जो बोला गया है वो एक्ट करें। ठीक है। या फिर एब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, या फिर वो एक्ट ना करे। मैंने बताया ना पर्पस क्या होता है रिट्स का। तो हम सेपरेटली भी इसको लिखते जाते हैं।
पर्पस दो सर्व करता है, ठीक है। क्या काम करता है ये? डूइंग एन एक्ट, या फिर रेस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर रोक सकता है किसी पर्सन को या अथॉरिटी को कोई काम करने से। तो एक रिकैप ले लेते हैं इसका हल्का सा, कि भाई क्या होता है, रिट क्या होती है, हमारी कमांड होती है या फिर ऑर्डर होता है। किसका होता है, कौन देता है, कोर्ट देते हैं। कौन से कोर्ट देते हैं, हाई कोर्ट भी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है। किसको दिए जाते हैं, किसी पर्सन को भी दे सकता है, किसी अथॉरिटी को भी दे सकता है। और पर्पस क्या होता है देने का, कि भाई कोई काम है, या तो आप उस एक्ट को करो, ठीक है, या फिर उस जो एक्ट हो रहा है उसको करने से स्टॉप करो, उसको रेस्ट्रिक्ट करो। तो रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है कोर्ट ऑर्डर से, या फिर उसको एक्ट कर मतलब एक्ट करने के लिए, कोई काम करने के लिए बोल भी सकता है, ठीक है। तो ये रेट होती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अब आर्टिकल पढ़ेंगे, किस आर्टिकल के अंदर, अब पता, अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि भाई ये कोर्ट ये रेट इशू करेगा, ये कोर्ट ये वाले रेट इशू करेगा। तो कौन से कहाँ पे लिखा गया वो चीज हम पढ़ते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट। अब बताया ना भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है या फिर किसके पास पावर होती है, हाई कोर्ट के पास पावर होती है। इन दोनों कोर्ट्स के पास पावर होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर नहीं होती रिट्स इशू करने की। हमने एक चीज पढ़ी थी कि, अब वो तो चलो टॉपिक अभी आगे आएगा नेक्स्ट टाइम में, तो मैं वो भी आपको रिलेट करके बता दूंगी। अगर आपने वो पिछले वाली वीडियो देखी होगी मेरी, तो आप उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जूरिस्डिक्शन वाली जो हमने लेक्चर किया था, तो आप उस चीज से रिलेट करके देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है रिट इशू करने की, किसके अंडर, अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपको पता होगा क्या होता है। आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के अंडर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट्स इशू कर सकता है। तो आर्टिकल 32 के अंडर क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट दे रखे हैं सिटीजन्स के। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, ठीक है। सो अगर कोई किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो दैट पर्सन हैज राइट टू डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके पास अधिकार होता। अब रिलेट करने वाला पॉइंट मैं बताती हूँ। मैंने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में, जुरिस्डिक्शन वाले में, कि भाई हम लोग क्या होता है, हायरार्की फॉलो करते हैं। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते किसी भी उसके लिए। अगर आपको कोई केस है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, आप अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में। अब मैं ये बोल रही हूँ कि उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो। ना आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, ना हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अब वो कौन सा केस होगा, जहां आपका फंडामेंटल राइट, यहाँ पर बताया गया आर्टिकल 32 के अंडर कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे। तो अगर आपका वो फंडामेंटल राइट कोई भी उनमें से 6 के 6 में से वायलेट हो रहा है, चाहे वो आपका राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू इक्वालिटी हो, कोई भी हो, राइट टू स्पीच हो, ठीक है, तो आपका ये राइट वायलेट हो रहे हैं इनमें से कोई भी, तो आप डायरेक्टली किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो विदाउट अप्रोचिंग टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। सो ये मैंने ये पॉइंट अभी यहाँ पे बोला, तो इसी को हम बोल रहे हैं कि फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, की ताकि आपके जो अधिकार है उनको इन्फोर्स किया जा सके। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आपको रिट इशू करेगा। इस केस में क्या इशू कर सकता है, कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है, फॉर इन्फोर्सिंग सच राइट। क्या करने के लिए, ताकि वो राइट को इन्फोर्स कर सके, ठीक है। जो आपका राइट वायलेट हो रहा था उसको इन्फोर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट्स इशू कर देगा, ठीक है। सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दैट लाइन। अब आता है कि भाई पावर ऑफ इशूइंग रिट्स इज आल्सो अवेलेबल विद द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के पास पावर कौन से आर्टिकल के अंदर होती है, वो आपका आर्टिकल दिया गया है 226। तो अब ये भी वो चीज है, ये भी आपका उस जो जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट है उसके लिए एक एक्सेप्शन की तरह काम करती है, जहां पे आप विदाउट गोइंग टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, वो केस सेम रहेगा, आर्टिकल 226 के अंडर आप अप्रोच कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो आर्टिकल 32 के अंदर आप अप्रोच कर सकते हो, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन,
while citizens can approach to Supreme Court only when his fundamental right is infringed. यहाँ पे बोला गया वही सेम लाइन है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप तभी जाओगे जब आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन ये बोलता है साथ साथ कि आप हाई कोर्ट के पास सिर्फ तभी नहीं जाओगे जब आपका फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा होगा। ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए ये रूल अप्लीकेबल है। हाई कोर्ट के पास आप अदर केसेस में भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं भी हुआ है तो भी आप हाई कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो रिट्स इशू करने के लिए, ठीक है। सो सिटीजन ऑल्सो हैविंग राइट टू अप्रोच टू द हाई कोर्ट फॉर द इशू ऑफ रिट्स इन अदर मैटर्स इन विच फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वॉयलेटेड। जहां पर फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं भी हो रहे हैं, इवन देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट। अभी केस लो दे रखा है, श्रीमती इम्तियाज बानो वर्सेस मसूद अहमद जाफरी एंड अदर्स, ठीक है, ये केस दे रखा है। इसमें क्या हुआ था कि भाई एक लेडी थी जिसने रिट पिटीशन फाइल की थी, हैबियस कॉर्पस एक नाम की रिट होती है, अभी हम आगे स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिट में, तो वो किस चीज के लिए होती है, ठीक है। तो उसने 226 के अंडर अपने 2 बच्चों की कस्टडी के लिए हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसके लिए वो गई थी, पिटीशन फाइल की थी, उसने रिट पिटीशन लगाई थी, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने पिटीशन अलाउ भी कर दी थी, तो रिट इशूड इन हर फेवर, उसके फेवर में ही रिट इशू हुई, ठीक है। तो अब क्या करता है ये कि इसमें आप उसका जो लेडी का है जो फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा, इवन देन उसने हाई कोर्ट के पास अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने क्या किया, उसके फेवर में ही रिट इशू कर दी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कि ये बताता है कि जो हमारा हाई कोर्ट का जो स्कोप है इसने वाइड कर दिया बजाय कि सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय इसका हाई कोर्ट का जो स्कोप है वो वाइडर है नेचर में रिट इशू करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ तभी रिट इशू करेगा जब क्या होगा, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा। लेकिन आपका हाई कोर्ट तभी भी रिट इशू कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट अप्रोच वायलेट नहीं भी हो रहे हैं, ठीक है। सो हाई कोर्ट इज हैविंग अ वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन शो हो रही है, अभी हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसकी हेल्प से आपको समझ आ जाएगा। ए क्या है, मिस्टर ए है एक सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाता है। तो मैं एग्जाम्पल ड्रॉ करके आपको समझा देती हूँ। जैसे ये है ए, अब क्या बोल रहा है भाई, मेरा ना फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। अब इसके पास क्या है, 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है कि भाई या तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है या फिर ये हाई कोर्ट के पास अप्रोच कर सकता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंज हो रहा है, तो दोनों ही उसमें जा सकते हैं कोर्ट्स में, दोनों ऑप्शन है इसके पास, ठीक है, ताकि अपना राइट्स क्या कर सके, ये इन्फोर्स कर सके। लेकिन अगर ए का राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, but if there is a violation of A's right which is not a fundamental right, तो ये सिर्फ किसके पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 226 के अंडर। तो यहाँ पे बता रखा है अगर फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट नहीं हुआ है तो ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास जा सकता है आर्टिकल 226 के अंडर, ठीक है। अब दूसरा केस बोलता है कि सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच ईदर टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर इशूइंग द रिट्स, बट इफ ही चूजेस टू अप्रोच एनी ऑफ द कोर्ट एंड हिज सूट इज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट। अब ये एक बात बोल रहा है कि भाई 2 ऑप्शन तो अवेलेबल है उसके पास कि हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है, लेकिन किसी वो एक कोर्ट के पास चला गया मान लो, ठीक है, मान लो वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है, ठीक है। तो उसने बी ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसमिस कर दिया उसका सूट। सुप्रीम कोर्ट ने सूट किसी रीजन से डिसमिस कर दिया। फिर तो उस सिटीजन के पास
सेम कोर्ट के अंदर दोबारा अप्रोच करने का राइट नहीं होगा। वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता ये बोल के कि भाई मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल थे और मैं दोनों में से इस कोर्ट के पास गया, क्योंकि ये क्या है, रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है ये हमारा इसका मेन रीजन है, जिसका मतलब होता है कि सेकंड केस कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर द सेम कोज ऑफ एक्शन, कि आप सेम कोज ऑफ एक्शन के लिए दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, कोज ऑफ एक्शन अगर आपका सेम है तो आप दोबारा से उसी कोर्ट में नहीं जा सकते जहां पर आपका ऑलरेडी सूट डिसमिस हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट आपने चूज किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने के पास आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपका सूट ही डिसमिस कर दिया, तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते रिट पिटीशन लेके कि भाई मेरा दोबारा केस है। तो क्योंकि जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वो हमारा बोलता है कि आप सेम कोर्स ऑफ एक्शन के लिए दोबारा एक ही कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन। अब आता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के पास जाता है और हाई कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन नहीं लेता है, तो ही हैज राइट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट। ये तो अब नॉर्मल सी बात है कि भाई हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई देखो, हाई कोर्ट के पास चला गया, फंडामेंटल राइट इसका इन्फ्रिंज हो रहा था, हाई कोर्ट के पास चला गया, अब हाई कोर्ट ने इसके फेवर में डिसीजन नहीं सुनाया, तो ये क्या किसके पास आ सकता है, फिर अपील लेके सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है। ठीक है, सो ही कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। अब दूसरी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। आई होप दिस इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गई होगी ठीक से। इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू तो मैं आपको रिकैप दे देती हूँ एक अच्छा सा। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि एक सिटीजन था जिसका फंडामेंटल राइट आपका क्या हो रहा था, वॉयलेट हो रहा था। ठीक है, तो उसके पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 32 का के अंडर जा सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट में जाता है तो आर्टिकल 226 के अंडर जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, चूज करता है पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया है कि भाई आपका एक कोर्ट के अंदर आप सूट आपका डिसमिस हो चुका है, उसने डिसीजन ले दिया है, तो आप दोबारा उसी कोर्ट के पास अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास आप सेम कोज ऑफ एक्शन के लिए नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। अब बोलता है भाई मैं हाई कोर्ट के पास गया, फिर वो हाई कोर्ट के पास जाता है। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, उसके फेवर में डिसीजन नहीं सुनाया। ठीक है, तो उसके पास राइट है कि वो अपील कर सकता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। सो दैट इज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। अब पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है। अब ए है एक पर्सन, उसने सूट फाइल कर दिया हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंडर। ठीक है, अब कोर्ट ने उसका सूट एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर क्या किया, प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूडेड, हाई कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, डिफेंडेंट के फेवर में डिसीजन सुना दिया। फिर ए के पास राइट होता है कि वो किसके पास जा सकता है, तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, नॉट इन फेवर ऑफ ए के फेवर में डिसीजन नहीं सुनाया बल्कि डिफेंडेंट के फेवर में डिसीजन सुना दिया। ठीक है, तो अब इसके पास राइट है, ये किसके पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपील लेके अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया सूट फाइल्ड बाय, तो तब उसके पास राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। ठीक है, हाई कोर्ट ने यहाँ पे उसका सूट ही रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया किसी ग्राउंड्स के बेसिस पे, तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता। ठीक है, अगर डिसीजन उसने उसके फेवर में नहीं सुनाया है देन ही कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, बट इफ हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड हिज प्ली और सूट, then he can't go to the supreme court for appeal against the order of high court। तो ये चीज बोली गई है। अभी हम रीड कर लेते हैं एग्जाम्पल में से। ए फाइल सूट अंडर आर्टिकल 226 इन द हाई कोर्ट। ठीक है, कोर्ट एक्सेप्ट हिज सूट, आफ्टर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस आर कंक्लूडेड, हाई कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट के फेवर में डिसीजन सुना दिया। अब ए के पास क्या है, ए हैज द राइट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन बट इफ द हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड द सूट फाइल्ड बाय ए, तो अगर हाई कोर्ट ने उसका सूट ही रिजेक्ट कर दिया तब उसके पास राइट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जाए। दैट इज द मेन कंक्लूजन ऑफ दैट इलस्ट्रेशन। ठीक है,
अब आता है टाइप्स ऑफ रिट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू जस्ट लिसन एंड फोकस इट क्लियरली. तो हम टाइप्स ऑफ रिट्स पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, तो आई होप आपको समझ आ जाए इस लेक्चर के थ्रू. तो हमारी 5 टाइप की रिट्स होती है, पहले ये देख लीजिए. फर्स्ट है हमारा हैबियस कॉर्पस, नेक्स्ट इज मैंडेमस, नेक्स्ट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन, देन सर्टियोररी एंड देन कोवोरेटो. ठीक है, ये हमारी रिट्स हैं. अब वन बाय वन करके इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस किस किस केस में इशू करी जाती है, होती क्या है एक्चुअल में, क्या होता है इसके अंदर, और इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है. The writs of habeas corpus is issued by the courts in those cases. ये केसेस किसके केस में करी जाती है, जहां पर पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा जाता है. किसी कोई इंडिविजुअल है, उसको हमने इलीगली डिटेन करके रख लिया, कैद करके रख लिया, पकड़ के रख लिया, जबरदस्ती बंद कर दिया उसको, तो उस केसेस में हम क्या इशू कर सकता है, कोर्ट रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू कर सकता है. ठीक है. हैबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या होता है, हैविंग द बॉडी. ठीक है, टू हैव द बॉडी, यानी कि किसी भी पर्सन की बॉडी को डिटेन करना. मतलब वैसे तो लिविंग इंडिविजुअल ही होता है, बॉडी मतलब यहाँ पे लिविंग इंडिविजुअल को ही बोला गया है, ये नहीं कि डेड बॉडी बोला गया है. ठीक है. तो इट इज issued in the case of person is illegally detained, not legally but illegally. बिना किसी रीजन की वजह से, बिना किसी ग्राउंड्स पे किसी पर्सन को जबरन बंद करके रखा गया है, तो उन केसेस में कोर्ट के पास आप जा सकते हो, और कोर्ट के पास राइट होता है कि वो हैबियस कॉर्पस नाम की रिट्स इशू कर सकता है. सो बाय दिस रिट, इसका मेन पर्पस जो होता है, कोर्ट क्या करता है, कमांड करता है किसी भी पर्सन या अथॉरिटी को जिसने किसी पर्सन को डिटेन करके रख रखा है, तो हु हैज डिटेन्ड और रेस्ट्रेन्ड एनी पर्सन टू प्रेजेंट सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, कि वो क्या करे, कोर्ट के सामने उस पर्सन को पेश करे. ठीक है. तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है किसी भी पर्सन को जिसने दूसरे इंडिविजुअल को बंद करके रखा हुआ है, कि आप उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करो, टू प्रेजेंट द पर्सन बिफोर द कोर्ट. अब क्या करता है कोर्ट, भाई रीजन मांगता है, उससे रीजन मांगेगा. रिट्स इशू करने से पहले उसको ग्राउंड्स बोलेगा कि भाई किस ग्राउंड्स पे आपने इसको डिटेन करके रखा है. देखो ये ना आपका मेनली किसको इशू किया जाता है, जो आपके पुलिस ऑफिसर होते हैं या फिर कोई आपका गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उसको ही मेनली इशू की जाती है ये रिट्स, कि भाई इलीगल डिटेंशन अगर किसी भी पर्सन का वो लोग करते हैं, तो उनको कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि भाई आप वैलिड ग्राउंड पेश करो कि भाई आपने क्यों इसको डिटेन करके रखा है. ठीक है. और अगर वो ग्राउंड्स नहीं दे पाता, रीजन नहीं दे पाता, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट क्या इशू कर देगा, ये हैबियस कॉर्पस रिट्स इशू कर देगा. तो द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड विल रिलीज्ड बाय द कोर्ट इमीडिएटली, और कोर्ट उसको ऑर्डर देगा कि आप उस पर्सन को तभी के तभी डिटेंशन से बाहर करो या फिर उसको फ्री करो. ठीक है. अब इलस्ट्रेशन दे रखी है. ए एक पर्सन है जिसको बी ने डिटेन कर लिया. ठीक है. बी क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है. पुलिस ऑफिसर है एक पर्सन. ठीक है, बी, और उसने क्या कर लिया, ए को इलीगली डिटेन करके रख लिया. सो डोंट गो इन माय हैंडराइटिंग. आई होप समझ आ रहा होगा. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल स्पीकिंग दैट पॉइंट्स. तो इलीगली डिटेनिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, किसको डिटेन कर रखा है, ए को डिटेन कर रखा है. किसने, बी ने कर रखा है. बी क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है. ठीक है. तो अब बी, ए के पास राइट है हाई कोर्ट के पास जाने का. अगर अब सोच रहे होगे भाई ए को तो डिटेन करके रख रहा है, तो वो कैसे जा सकता है. तो अगर वो चाहे तो उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी जा सकता है रिट्स इशू कराने के लिए, या फिर जब वो बाहर होगा तो तभी भी वो तभी तो पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि मेन पर्पस तो इसका यही होता है कि आप इलीगल डिटेन कोई पर्सन डिटेन हो रखा है तो आप उसको फ्री करवाने का ऑर्डर दे सकता है कोर्ट. ठीक है. तो ये मेन पर्पस होता है हैबियस कॉर्पस का. तो उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन जा सकता है कोर्ट के पास. तो ए के पास राइट है कि वो कोर्ट के पास जा सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, या फिर
हाई कोर्ट के पास जा सकता है कि भाई रिट्स इशू करने के लिए कि उसको फ्री किया जाए, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, सम्मन दे सकता है बी को कि आप वैलिड ग्राउंड वो प्रेजेंट करो कि आपने किन बेसिस पे इस पर्सन को अरेस्ट करके रखा है या फिर डिटेन करके रखा है। द हाई कोर्ट कैन समन बी विद ए एंड आस्क द ग्राउंड फॉर डिटेनिंग ए। और अगर बी फेल हो जाता है वो ग्राउंड पेश करने के लिए और जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता, कोई वैलिड रीजन नहीं दे पाता कि भाई उसने क्यों ए को डिटेन कर रखा है, तो ए विल बी फ्री टू गो, ठीक है। तो जो आपका कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकता है बी को कि आप इसी टाइम उसको इमीडिएटली फ्री करो, ठीक है। सो इट इज एन इलीगल डिटेंशन। तो ये होती है आपकी हैबियस कॉर्पस की रिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट होती है क्योंकि ये जो आपका राइट टू पर्सनल लिबर्टी होता है उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी होता है ये भी फंडामेंटल राइट्स में से ही एक है, ठीक है। सो पर्सनल लिबर्टी जो हमारा राइट होता है वो वॉयलेट हो रहा होता है सिटीजन का। और इफ दिस राइट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, a person can be unlawfully restrained or detained by an authority, it will be a clear violation of the personal right of the citizens, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करके रख रहे हो तो उससे उसकी पर्सनल लिबर्टी भी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। आप उसकी पर्सनल पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन कर रहे हो। जो हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू फ्री है, फ्री मूवमेंट है, तो वो आपका इफेक्ट हो रहा है, जो कि क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट का यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है। और मैंने बोला था फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा हो जहाँ पे, तो आप डायरेक्टली किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो और दूसरे मैटर्स में भी जा सकते हो। Even though the purpose of this writ is to prevent the person from detaining it, but it will be applicable only when the detention or restraint is unlawful, ठीक है। अभी कंडीशन इम्पोज कर दी है यहाँ पे, ये सिर्फ तभी अप्लीकेबल होगी, कोर्ट सिर्फ तभी रिट इशू करेगा हैबियस कॉर्पस की, जब सामने वाले पर्सन के पास जो पिटीशन फाइल कर रहा है, रिट पिटीशन फाइल कर रहा है, उसके पास वैलिड रीजन होगा या फिर प्रूफ होगा कि भाई इस पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा है, कोई भी लॉफुल रीजन नहीं है। बट अगर आपका जो जिसने डिटेन करके रख रखा है, पुलिस ऑफिसर वाला एग्जांपल दिया, तो अगर उसने वैलिड ग्राउंड्स प्रस्तुत कर दिए, वैलिड ग्राउंड्स कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिए कि भाई मैंने इस बेसिस पे इस पर्सन को अरेस्ट किया या फिर डिटेन किया है, तो तब कोर्ट आपका इस रिट को इशू नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, इफ कोर्ट फाइंड द ग्राउंड्स फॉर डिटेनिंग आर जस्टिफाइड, जो जस्टिफाइड नेचर के हैं, देन दिस रिट कैन नॉट बी इशूड, तो ये रिट इशू नहीं होगी। इफ द कोर्ट ऑर्डर द डिटेंशन ऑफ द पर्सन, देन इट डज नॉट अमाउंट टू अनलॉफुल डिटेंशन एंड दिस रिट कैन नॉट बी इशूड। अगर कोर्ट भी उसको ऑर्डर दे देगा, अगर कोर्ट का भी ऑर्डर है, यानी कि पहले किसी कोर्ट ने उस पर्सन की डिटेंशन के लिए ऑर्डर इशू करा गया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कर दिया, या फिर और उसके वैलिड रीजन भी है, तो तब आपका जो तब भी उसने डिटेंशन करा गया, तो तब भी वो इलीगल नेचर का नहीं माना जाएगा, लीगल नेचर का ही माना जाएगा। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई वैलिड ग्राउंड्स दे रखे हैं उसके लिए, तो तभी भी आपका वो जो रिट है वो इशू नहीं होगी, और वो जो डिटेंशन है वो लीगल मानी जाएगी, ठीक है। सो मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि डिटेंशन जो आपकी अनलॉफुल होनी चाहिए इस रिट को इशू करने के लिए, बेसिकली दैट इज द मेन कंडीशन ऑफ दैट। तो हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं इसको साथ साथ, detention must be lawful, unlawful. So this writ cannot be applied. One second. This writ can be applied not only by the person who is detained. अब ये तो सेम वाला पॉइंट है कि भाई जो पर्सन डिटेन हो रखा है, बंद हो रखा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है रिट इशू, तो आप उसके बिहाफ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बताया गया है कि उसके बिहाफ पे भी कोई और पर्सन रिट इशू कर सकता है। सॉरी, रिट इशू नहीं कर सकता, रिट इशू तो कोर्ट करता है, रिट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, पिटीशन फाइल कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंडमस।
अब मैंडेमस आपकी जो सेकंड टाइप की रिट होती है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्ड मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है, एक तरह की रिट तो कमांड ही होती है। तो इसमें भी क्या करता है, कोर्ट कमांड देता है या फिर ऑर्डर देता है इस केस में भी। तो इसका जो मेन वो है वो देख लेते हैं होती क्या है एक्चुअल में। तो द रिट ऑफ मैंडेमस क्या होती है, जो सुपीरियर कोर्ट है वो इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर इशू करता है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे पहले आपका है सुपीरियर कोर्ट, आपका ये जो क्या होता है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंफीरियर कोर्ट, क्या है, हाई कोर्ट है, दैट इज इंफीरियर, दैट इज सुपीरियर, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, ये इस रिट को हाई कोर्ट को इश्यू करेगा, ठीक है। अब क्या करने के लिए, टू डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, किसी एक्ट को करने के लिए या फिर किसी एक्ट को ना, एक्ट को करने से मना करने के लिए, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टिंग समवन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट और टू डू एन एक्ट, this is a basic command that is given by the superior court to inferior court। superior court आपका सुप्रीम कोर्ट, और inferior court कौन हो सकता है, आपका हाई कोर्ट भी हो सकता है, और आपका हाई कोर्ट के लिए कौन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है। तो हाई कोर्ट फिर उस केस में सुपीरियर कोर्ट हो जाएगा, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं आपके, वो आपके इंफीरियर कोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस ऑर्डर कैन ऑल्सो बी गिवन टू इंफीरियर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को भी दी जा सकती है, बोर्ड को भी दी जा सकता है, कॉर्पोरेशन है कोई उसको भी दिया जा सकता है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको भी दी जा सकती है। तो इन इन लोगों को बेसिकली ये रिट इशू की जा सकती है। The Supreme Court has the power to issue writ of mandamus even against the order of High Court, even though the High Courts also have been provided with the power to issue such writs। अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ कि देखो, वैसे तो पावर तो हाई कोर्ट के पास भी होती है रिट इशू करने की, तो लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर है, तभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर होती है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, अगर हाई कोर्ट के पास पावर है फिर भी वो हाई कोर्ट को रिट इशू कर सकता है, ये मैंडेमस वाली, ठीक है। सो हाई कोर्ट कैन इशू दिस रिट अंडर आर्टिकल 226 के अंदर इशू कर सकता है ओनली टू इंफीरियर कोर्ट सच एज ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सिर्फ हाई कोर्ट किसको कर सकता है, इंफीरियर कोर्ट को कर सकता है, मतलब बेसिकली हायरार्की फॉलो कर रखी है, मैं आपको बताती हूँ, देखो। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होता है कि वो हाई कोर्ट को रिट इशू कर सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को रिट इशू कर सकती है, पावर तो होती है आर्टिकल 226 के अंडर, लेकिन वो किसको सकता है, सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट को कर सकता है, ना कि आपका सुप्रीम कोर्ट को कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू नहीं कर सकता, ठीक है। So this writ is useful for enforcing the duty which is required to be done by the law or the by office which a person hold। Basically इसका जो मेन पर्पस होता है कि आप किसी अथॉरिटी को क्या करते हो, इन्फोर्स करते हो कि भाई जो उसको ड्यूटी असाइन कर रखी है, ठीक है। कोई भी आपका पब्लिक ऑफिसर है या फिर कोई भी अथॉरिटी है, उसके उसको मतलब कोई ड्यूटी असाइन कर रखी है, भी आपको ये काम करना है, लेकिन वो उस ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर आपका जो सुपीरियर कोर्ट है वो आपके इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर देगा, ठीक है, रिट इशू करेगा। तो रिट ऑफ इशू कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन, ये रिट किसी भी प्राइवेट पर्सन को इशू नहीं करी जा सकती, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन, ये सिर्फ किसी अथॉरिटी को इश्यू करी जाएगी, ओनली टू द स्टेट और पीपल हु होल्ड एन ऑफिस, जिनके पास कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ये सिर्फ उन्हीं को इश्यू करी जा सकती है, या फिर कोई पब्लिक ऑफिस आपका होल्ड करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम सिर्फ कंपेल कर सकते हैं डूइंग एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, ठीक है। तो ये आपकी जो रिट है मैंडेमस की, रिकैप दे देती हूँ। बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है कि किसी भी अथॉरिटी को
कोई आपकी ड्यूटी असाइन कर रखी है किसी पब्लिक ऑफिसर को या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रहा है उसको, ठीक है, तो अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होता है, रिट ऑफ मैंडेमस इशू करी जाती है कि आप इस काम को करो या फिर इस काम को ना करो, ठीक है, डूइंग एन एक्ट और रेस्ट्रेनिंग फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, ठीक है। और ये किसी भी प्राइवेट पर्सन को इशू नहीं करी जाएगी, या तो कोई आपकी अथॉरिटी होगी जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करती हो, या फिर कोई आपका इंडिविजुअल होगा जो पब्लिक गवर्नमेंट सर्विस में हो, ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इशू करी जा सकती है। और बेसिकली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट किसको कर सकता है, हाई कोर्ट को इशू कर सकती है, हाई कोर्ट किसको कर सकते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को इशू कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस रिट। अब इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं हम लोग। होल्ड फॉर अ सेकंड। सो ए क्या है, आपका एक पब्लिक सर्वेंट है। देखो पब्लिक सर्वेंट है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, जिसकी ड्यूटी है किसके प्रति, बी के प्रति कोई ड्यूटी है, ठीक है, तो उसको वो ड्यूटी फुलफिल करनी है, लेकिन वो ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, ही इज नॉट फुलफिलिंग हिज ड्यूटी। अब बी क्या है, बी इज एग्रीव्ड बाय दिस नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, बी क्या है, एग्रीव्ड पार्टी हो गई कि क्योंकि ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो किसके पास जाता है, हाई कोर्ट के पास जाता है, ताकि वो ड्यूटी किसकी पूरी करा सके, ए को ऑर्डर दे सके कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करे, ठीक है। अब हाई कोर्ट क्या करता है इस केस में, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, रिट इशू कर देगा, रिट ऑफ मैंडेमस। बट कब इशू करेगा, अगर वो सेटिस्फाई है कि जो बी है वो बोनाफाइड है, बोनाफाइड यानी कि उसकी कोई मैल इंटेंशन नहीं है, बैड इंटेंशन नहीं है, ही इज ऑफ गुड फेथ, ठीक है, गुड फेथ में उसने वर्क किया है, गुड इंटेंशन है, तो उस केस में वो क्या करेगा, रिट इशू करेगा, रिट ऑफ मैंडेमस। और ए क्या होगा, बाउंड होगा कि वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल के, फिर वो उसके बाद वो अपनी ड्यूटी अवॉइड नहीं कर सकता। अगर एक बार हाई कोर्ट के पास वो जा रहा है, तो हाई कोर्ट ने अगर उसको रिट इश्यू कर दी, रिट ऑफ मैंडेमस, तब वो किसके पास नहीं जा सकता, ए के पास नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट डालते हैं छोटा सा, ए है, बी है, ए की ड्यूटी बनती है बी के प्रति, ठीक है, कोई ड्यूटी है कि उसको बी के प्रति फॉलो करनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे जो ए है आपका, वो कोई पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, वो क्या है, एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मान के चलो, या फिर मतलब ये मान के चलो कि वो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, ठीक है, ए है बिजनेसमैन। अब बी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है या नहीं, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख के बताओ, जा सकता है, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है तो मैं आंसर दे देती हूँ, ही कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन दैट केस। वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये रिट सिर्फ तभी इशू करी जा सकती है, किसके अगेंस्ट इशू करी जा सकती है, कोई पब्लिक सर्विस हो, पब्लिक ऑफिसर हो, या फिर कोई ऑफिसर हो जिसके पास कोई गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं को की जा सकती है, नॉट एनी प्राइवेट पर्सन। ये जो आपका बिजनेसमैन है, ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, इसके पास कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, कोई भी पब्लिक ऑफिस ये होल्ड नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस बी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकता, और रिट इशू नहीं की जा सकती। मेन चीज ये है, रिट इशू नहीं की जा सकती, जा तो सकता है बट ही कैन नॉट इशू रिट इन दैट केस, ठीक है। सो पीपीटी की हेल्प से पढ़ते हैं, बिजनेसमैन है, ड्यूटी होती है बी की तरफ उसकी, लेकिन परफॉर्म नहीं करता है, तो ए कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द मैंडेमस बिकॉज दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन, ठीक है। तो दिस इज द मेन एसेंस ऑफ दिस रिट। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपका जो ये ए था, ये पब्लिक सर्वेंट था, ये कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, या फिर कोई कोर्ट में कोई वर्क करता है वो भी हो सकता है, या फिर मतलब जितने भी पब्लिक ऑफिस है उनमें भी कोई पर्सन वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर कोई, तो उन केसेस में ये रिट इशू करी जा सकती है। सो दैट इज द रिट ऑफ मैंडेमस। लेट्स मूव ऑन द अनदर रिट, दैट इज द सर्शोरी,
ठीक है, दैट इज आपको हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए, मुझे भी हो रही हो, बट नेवर माइंड। हमें सिर्फ मेन फोकस करना है विच एसेंस समझने में, बोलते क्या है, रिट क्या है, मतलब क्या है। सो डोंट फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन फॉर सम टाइम। सो आई थिंक इसका सर्श्योरी होता हो, अगर आपको पता हो तो यू कैन कमेंट। तो दिस रिट इज करेक्टिव इन नेचर, करेक्टिव नेचर की होती है। करेक्टिव यानी किसी चीज को ठीक करना। तो इसका हम जाहिर सा मतलब निकाल सकते हैं कि भाई कोई एरर हो रखा है, कोई किसी तरह की मिस्टेक हो रखी हो किसी के ऑर्डर में, तो उन केसेस में क्या करी जा सकती है, ये रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, तो करेक्टिव नेचर की होती है। मेन चीज क्या होती है, जिसका मतलब होता है मीन्स द पर्पस ऑफ दिस रिट इज टू करेक्ट एन एरर विच इज अपेरेंट टू द ऑन द रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स में जो एरर कोई शो हो रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए ये रिट इशू की जा सकती है। ठीक है, सर्शोरी इज अ रिट विच इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट एंड इंफीरियर कोर्ट। ठीक है, मेन वही है, मैंडमस वाला ही पॉइंट आ गया इसमें। वही टेबल ड्रॉ कर लो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देन आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट है। हाई कोर्ट को कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट किसको कर सकता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट को इशू कर सकता है। ठीक है, सुपीरियर कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी हो जाएगा, हाई कोर्ट भी हो जाएगा, लेकिन जो आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो आपका सुपीरियर कोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, so this can be issued when the superior court wants to take to decide a matter in case itself or if there is an excess of jurisdiction by the inferior court। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि अगर आपका जो सुपीरियर कोर्ट है वो किसी मैटर को डिसाइड करना चाहता है, तो उस केस के लिए उसको किसी रिकॉर्ड की जरूरत है, या फिर कोई भी उसको एरर हो रखा है किसी रिकॉर्ड में, तो उन केसेस में क्या कर सकता है, इंफीरियर कोर्ट को वो रिट इशू कर सकता है। ठीक है, या फिर जो इंफीरियर कोर्ट है वो एक्सेस जुरिस्डिक्शन अपनी वो कर रहा है कि उसके पास उस केस के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट इवन देन ही इज एक्सरसाइज दैट पर्टिकुलर कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग दैट जुरिस्डिक्शन, तो उस केस में ये रिट इशू करी जा सकती है। This writ can also be issued when there is a fundamental error in the procedure followed by the inferior court or if there is a violation of the principles of natural justice। ठीक है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो इंफीरियर कोर्ट है उसने कोई डिसीजन सुनाया है, ठीक है, और उसमें क्या है, कोई एरर है किसी तरह का, या फिर उसने अपनी जुरिस्डिक्शन मतलब ये ग्राउंड्स ही हो गए जुरिस्डिक्शन के, या फिर नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया प्रिंसिपल, या फिर उसने जुरिस्डिक्शन से एक्सेस मतलब एक्सरसाइज किया, ठीक है, अपनी पावर, तो उन केसेस में ये रिट इशू करी जा सकती है। देखो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये है मिस्टर ए। अब भाई मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए हाई कोर्ट के पास गया, ठीक है, पहले सबॉर्डिनेट के पास गया होगा, तो इसने क्या किया, अपील की हाई कोर्ट के पास। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन सुना दिया जो कि ए के फेवर में नहीं था, नॉट इन फेवर ऑफ ए। ठीक है, तो अब इसने डिसीजन किस बेसिस पे सुनाया, डिसीजन के इसके रोंग जो ग्राउंड्स बता देती हूँ, वो है एक्सेस जुरिस्डिक्शन, यानी कि जिन मैटर्स पे इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी उसके बावजूद भी उसने उस पर डिसीजन सुना दिया। ठीक है, पहला ग्राउंड तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ग्राउंड क्या है कि भाई उसने किसी एरर या फिर नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं किया। तो ये भी फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब ए क्या करता है, ए करता है सुप्रीम कोर्ट के पास अपील। सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट के अगर डिसीजन से आप सेटिस्फाई हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को मिला कि भाई इसने यहाँ पे इन ग्राउंड्स के बेसिस पे इसने डिसीजन सुनाया, ना तो इसके पास इतनी जुरिस्डिक्शन थी और ना इसने कोई नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो किया है, तो उस केस में क्या करेगा, ये रिट इशू करेगा किसको,
हाई कोर्ट को, ठीक है। ये हाई कोर्ट को रिट इश्यू करेगा कि भाई, और वो रिट क्या होगी, सर्श्योरी, ठीक है, कि भाई जो भी आपने एरर शो किया है, ठीक है, सो जो भी आपने नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल वोलेट किया है, तो उस केस में ये क्या कर देगा, रिट इशू करेगा सर्श्योरी, ठीक है। लेकिन अगर सुपीरियर कोर्ट को मिलता है कि भाई देयर हैज बीन वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ये वही वाला पॉइंट है और फंडामेंटल एरर है आपका, जो भी उसने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो भी सही नहीं है, तो इट कैन क्वैश द ऑर्डर ऑफ इंफीरियर कोर्ट, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया कि ये उस केस में क्या करेगा, इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर देगा, उसके अगेंस्ट जाएगा और उसको रिट इशू करेगा, ठीक है, ये सर्श्योरी की रिट बोलती है। अब देयर इज अ केस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट हैज द नो जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड सच केस। अब ये एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका, ठीक है, अब इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स, ये आपका जे लिख दिया मैंने, समझ लेना जुरिस्डिक्शन होता है, तो जुरिस्डिक्शन नहीं थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, ठीक है। अब किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी इसने केस को डिसाइड किया, डिसाइड, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ए किसके पास गया, ए का केस था ये, ठीक है, अब ए जाता है हाई कोर्ट के पास, ठीक है, तो अब हाई कोर्ट को अगर वो मिलता है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है और उसको रिट कैन बी डिलीवर सर्श्योरी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल बी क्वैश, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये ऑर्डर है ये इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है, सो नॉट वैलिड। सो एक बार रिकैप ले लेते हैं फिर से कि सर्श्योरी की रिट क्या बोलती है आपकी, कि भाई अगर कोई कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और जो मतलब गलत एरर की वजह से, गलत प्रोसीजर्स फॉलो करके कोई भी डिसीजन सुना रहा है किसी के फेवर में या फिर किसी के अगेंस्ट, तो और दूसरा पर्सन उसके सुपीरियर कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, तो सुपीरियर कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिट इश्यू कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो आपका इंफीरियर कोर्ट का डिसीजन है वो क्वैश हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज द मेन एसेंस ऑफ द रिट। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोहिबिशन, इट इज वेरी सिंपल, तो ये जो आपकी लास्ट वाली दो रिट बचती हैं बहुत ही सिंपल रिट है, तो मतलब दो जो तीन रिट थी ना वो मेन थी, बाकी ये बहुत ही सिंपल है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। सो ये क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी का मतलब है कि भाई ऑर्डिनरी से अलग कोई रेमेडी दी जाती है, जो रेमेडी मिलनी चाहिए वो तो दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोहिबिशन की भी रेमेडी दी जाती है। प्रोहिबिशन से आप क्या समझते हैं, तो प्रोहिबिट एन एक्ट, वो है ना टू डू एन एक्ट और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, मेन पर्पस जो होता है रिट का, है ना, तो ये ऑर्डर होता है एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, किसी भी पर्सन को कोई एक्ट करने से रोकने का ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट रिट इशू करता है फॉर स्टॉपिंग देम फ्रॉम डिसाइडिंग द केस because these courts do not having any jurisdiction। वही पॉइंट आ जाता है सरशोरी वाला, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, इवन देन इट इज डिसाइडिंग द केस, तो इस केस में क्या होगा कि प्रोहिबिशन इशू कर देगा कि भाई आप इस केस को डिसाइड नहीं करोगे बिकॉज यू डू नॉट हैविंग द राइट टू एंटरटेन दैट केस, ठीक है। सो बेसिक पर्पस क्या होता है, stops a court to entertain the case in which authority has no jurisdiction। अथॉरिटी के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, पावर है ही नहीं उस कोर्ट को केस को एंटरटेन करने की, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका सुपीरियर कोर्ट है वो ऑर्डर दे देगा, कमांड कर देगा कि भाई आप इस केस को एंटरटेन नहीं करोगे। सो इफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल डज नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन एंड इट स्टिल डिसाइड द केस, फिर भी केस को डिसाइड कर रहा है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो क्या मानी जाएगी, इनवैलिड जजमेंट मानी जाएगी।
बिकॉज फॉर एन एक्ट टू बी लीगल इट शुड बी हैव ए सैंक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, किसी भी एक्ट को लीगल कराने के लिए लॉ की सैंक्शन होना जरूरी होता है, और लॉ ही कह रहा है कि भाई आपके पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, इवन देन यू आर डिसाइडिंग दैट केस, सो दिस ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज हियरिंग एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया है, बट इवन देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी अपील हियर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक्ट इज बाउंड बाय द प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर नहीं है इस अपील को हियर करने की। सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो इफ यू वांट मैं आपको इसकी हेल्प से समझा सकती हूँ, तो एक बार देख लेते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो देखो, ये है सुप्रीम कोर्ट, ये है हाई कोर्ट, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने एक डिसीजन ले रखा है, जो कि क्या है, ऑटोमेटिकली अपने आप में ही, या तो अपील कह सकते हैं, बट इवन देन जो पार्टी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अपील कर रही है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो ऑर्डर आ रखा है उसको एंटरटेन करने की। सॉरी, हाई कोर्ट ने जो अपील दे रखी है, ओ सॉरी, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन ले रखा है उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील हियर नहीं कर सकता, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होती, पावर नहीं होती। तो ये क्या है आपकी, तो इस केस में क्या करेगा हाई कोर्ट, क्या करेगा, रिट इशू करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को टू प्रोहिबिट फ्रॉम एंटरटेनिंग दैट केस। ठीक है, सो दैट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कोवरेंटो, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। कोवरेंटो क्या करती है, कोर्ट्स इशू करते हैं अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन। अब देखो, वो जो रिट्स इशू कर रहे थे हम लोग कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट इशू कर रहे थे, या फिर किसी मतलब पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं कर रहे थे, तो लेकिन ये रिट क्या है कि ये प्राइवेट पर्सन को ऑर्डर देता है कोर्ट, व्हेन ही अज्यूम्स एन ऑफिस ऑन विच ही हैज नो राइट। ठीक है, वो किसी ऑफिस पे कब्जा डाल के बैठा हुआ है जिसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा वो, इलीगल बोलते हैं ना, इलीगल नेचर का वो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसके पास राइट नहीं है उस पोस्ट पे बेसिकली बैठने का, बट इवन देन ही इज एक्सरसाइजिंग, सॉरी, ही इज एक्सरसाइजिंग हिज पावर ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट, और एज एन दैट अथॉरिटी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट है या फिर कोई भी है। ठीक है, सो कोवरेंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस हैसियत से बैठे हो, किस अथॉरिटी की वजह से यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेजर होता है ताकि जो कोई है, कोई भी पर्सन इलीगली किसी ऑफिस को होल्ड ना कर सके, कोई भी पब्लिक ऑफिस को इलीगली प्रिवेंट पीपल फ्रॉम टेकिंग ओवर पब्लिक ऑफिस, टेक ओवर ना कर सके, उसके पास अथॉरिटी है ही नहीं, बट इवन देन ही इज सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट। सो ये उस चीज को क्या करता है, कोवरेंटो बचाता है। सो इट बेसिकली चेक्स अथॉरिटी ऑफ द पर्सन, ही इज कैपेबल टू इट और नॉट। क्या करता है, चेक करता है कि भाई पर्सन उस अथॉरिटी के लिए कैपेबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रिट तब इशू करी जाती है कोवरेंटो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए क्या है, एक प्राइवेट सिटीजन है, क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, क्वालिफाइड है ही नहीं वो, लेकिन फिर भी वो उस पोस्ट पे है। सो रिट ऑफ को वारंट इशू करी जा सकती है ए के अगेंस्ट, एंड कॉल इनटू क्वेश्चन ऑफ हिज अथॉरिटी ऑन विच ही हैज टेकन द कंट्रोल ऑफ द सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के ऑफिस में वो बैठा हुआ है, क्वालिफाई है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट रिट इशू करेगा को वारंटो की, कि भाई आप किस हैसियत से यहाँ पे बैठे हो, अथॉरिटी क्या है आपकी। ठीक है, तो पावर टू इशू दिस रिट इज डिस्क्रिशनरी इन द कोर्ट्स, डिस्क्रिशनरी नेचर की होते हैं। डिस्क्रिशनरी बता रही हूँ कि ऑन द मोशन ऑफ द कोर्ट, मतलब ऑन इट्स आउन मोशन। ठीक है, कोर्ट के पास
पावर होती है वो रिफ्यूज भी कर सकता है इस इशू रिट को इशू करने से, या फिर रिट इशू भी कर सकता है। तो वो उसकी खुद की पावर होती है, खुद की अथॉरिटी होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि उसको रिट इशू करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो ये थी आपके रिट्स। आई होप क्लियर होंगी, और नहीं भी हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी है कोई भी पूछ सकते हो, नोट्स चाहिए हो ईमेल कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल भी आईडी भी अपनी शेयर कर दूंगी। और रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर वीडियो लाइक करते हो, लाइक नहीं भी होती है मतलब अच्छी नहीं भी लगती है तो भी आप लाइक कर दो। ठीक है, कमेंट कर दो कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो। So thanks for watching this video. Bye bye. Take care. We will meet soon in the next class.